जुरैसिक पार्क के फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि इस पार्क को बंद कर दिया गया है। आज हम इस बेहतरीन मूवी का सेकंड पार्ट देखेंगे। ये मूवी 1997 में रिलीज़ हुई थी। मूवी की स्टार्टिंग एक नए आइलैंड से होती है जिसका नाम इस्ला सोना था। यहाँ एक फैमिली वीकेंड मनाने आई थी, लेकिन इन्हें ये नहीं पता था ये आइलैंड कितना खतरनाक है। इस फैमिली में एक छोटी सी बच्ची थी जो खेलते हुए पेरेंट्स से थोड़ी दूर आ जाती है। इस बच्ची को वहाँ एक बेबी डायनासोर दिखता है। वो इससे फ्रेंडशिप करने के लिए इसे अपने सैंडविच का एक छोटा सा पीस देती है, लेकिन देखते ही देखते यहाँ बहुत सारे बेबी डायनासोर्स आ जाते हैं। बच्ची ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। तभी पेरेंट्स का ध्यान जाता है, लेकिन जब वो उस तक भाग के जाते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। नेक्स्ट सीन में हम मैल्कम को देखते हैं। मैल्कम को हमने मूवी के फर्स्ट पार्ट में ही देख लिया था। जुरासिक पार्क से बचकर निकलने वाले लोगों में मैल्कम भी एक थे, जिन्हें अब जॉन हैमर ने मिलने के लिए बुलाया था। मैल्कम वहाँ टिम और लेक्स से मिलता है। वो दोनों उससे मिलकर बहुत खुश होते हैं। यहाँ मैल्कम को ये नहीं पता कि जॉन ने उसे क्यों बुलाया है। तभी मैल्कम की मुलाकात पीटर से होती है। हमें पता चलता है एक इंजन नाम की कंपनी है जिसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जुरासिक पार्क में हुए हादसे की वजह से जॉन को मेंबर से हटा दिया है। इसी के साथ सारे शेयर्स गिर चुके हैं और जॉन के पास अब कोई पावर नहीं है कि वो कोई भी डिसीजन ले सके। इसी वजह से उसने मैल्कम को बुलाया है। अब वो इससे मुद्दे की बात करता है। वो इसे इस आइलैंड के बारे में बताता है जो जुरासिक पार्क से करीबन 80 मील की दूरी पर है। इस आइलैंड का नाम इस्ला सोना है। जॉन उसे बताता है कि जुरासिक पार्क में बेबीज बड़े नहीं किए जाते, वो इस्ला सोना पार्क में बड़े किए जाते हैं और मुकम्मल डायनासोर बनने के बाद उनको जुरासिक पार्क में लाया जाता है। जॉन उसे कहता है कि हमारे आने के बाद जुरासिक पार्क मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया था और इसी तरह इस्ला सोना की लैब भी तबाह हो गई थी, लेकिन वहाँ बचे कुछ डायनासोर्स अकेले रह गए थे। उनकी निगरानी के लिए कोई इंसान नहीं था। फिर वो मैल्कम से कहता है कि तुमने ठीक कहा था, हर चीज़ अपने जीने का रास्ता खुद बना लेती है। 4 साल बाद वो फॉरेस्ट पूरी तरह से बदल चुका है। डायनासोर्स ने वहाँ अपनी नस्ल बढ़ानी शुरू कर दी है और वो वहाँ बहुत हद तक फैल चुके हैं। यहाँ मैल्कम जॉन से पूछता है कि आप लोग तो डायनासोर्स को जिंदा रखने के लिए लाइसिन दिया करते थे, लेकिन अब उनको लाइसिन नहीं मिल रही, तो वो कैसे जिंदा हैं? जॉन यहाँ कहता है कि यही तो हैरान होने वाली बात है और मैं इसी का पता लगाना चाहता हूँ। इसी सिलसिले में मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। जॉन उसे उस जंगल के बारे में तफसील से बताता है और कहता है कि इस जंगल में जितने भी डायनासोर्स हैं सब के सब गोश्त खाने वाले हैं। जॉन का मिशन यहाँ सिर्फ ये पता लगाना है कि आखिर वो डायनासोर्स अपने आप जी कैसे रहे हैं, जिनको एक वक्त में लैब में बनाया गया था, और इसी वजह से वो अपनी एक टीम भेजना चाहते हैं जो ये पता लगा सके। मैल्कम यहाँ पे मना कर देता है और कहता है कि किसी को भी वहाँ भेजना खतरे से खाली नहीं होगा, क्योंकि जुरासिक पार्क में जो हुआ हम वो भूल नहीं सकते। लेकिन जॉन यहाँ उसे कुछ फाइल्स दिखाता है और बताता है कि मैंने इस मिशन के लिए 4 स्पेशलिस्ट चुने हैं। एक ऐसी टीम जाएगी जिसमें हर एक फील्ड का स्पेशलिस्ट हो। निक है जो अच्छी तस्वीरें बना लेता है। एडी है जो कम्युनिकेशन के बारे में सब कुछ जानता है। एक फीमेल डॉक्टर जो काफ़ी टाइम से डायनासोर्स के ऊपर रिसर्च कर रही है। जॉन फिर मैल्कम से कहता है कि चौथे स्पेशलिस्ट तुम हो, मैंने वहाँ तुम्हें भेजने का फ़ैसला किया है। फिर वो उसे मज़ीद बताता है कि मैं बहुत ज़्यादा नुकसान में हूँ। जुरासिक पार्क के तबाह होने से मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और अब कोई मुझ पर बिलीव नहीं करता। इस्ला सोना आइलैंड भी लोग हथियाने के चक्करों में है। मुझे लगता था कि इस आइलैंड के बारे में आज तक किसी को नहीं पता, लेकिन अब मैं इस चीज़ पे और ज़्यादा कंट्रोल नहीं रख सकता। मूवी के शुरू में हमने जिस फैमिली को देखा था जिनके साथ एक खौफनाक हादसा हुआ था, जॉन को डर था कि वो फैमिली दुनिया भर में ये बात न फैला दे और उसकी कंपनी एनजेन इस बात का फ़ायदा न उठा ले। मैल्कम यहाँ पे टीम की फीमेल मेंबर का नाम पूछता है तो जॉन उसे उसी की वाइफ का नाम बताता है। मैल्कम का ये सुनकर दिमाग खराब हो जाता है। मैल्कम उसे कहता है कि क्या तुम वहाँ किसी और को नहीं भेज सकते थे? तो जॉन उसे कहता है कि तुम्हारी वाइफ इन डायनासोर्स के बारे में सुनकर बहुत एक्साइटेड हुई और वो किसी भी सूरत वहाँ जाना चाहती थी, बल्कि वो तो वहाँ पहुँच चुकी है।
अब मैल्गम वहाँ डायनासोर्स की जांच करने की बजाय अपनी वाइफ को बचाने के लिए जाना चाहता था। मैल्गम इतना ज़्यादा डर जाता है कि वो अपनी टीम से कहता है कि हम 3 दिन में नहीं बल्कि आज ही निकलेंगे। फिर हम मैल्गम की बेटी को देखते हैं जो कि शायद अडॉप्टेड थी। उसका नाम कैली था। वो मैल्गम से शिकायत करती है कि आप कभी भी मुझे टाइम नहीं देते। मैल्गम यहाँ कैली को एक बेबी सिटर के पास छोड़ के जाना चाहता था, लेकिन कैली किसी के भी पास नहीं रहना चाहती थी। कैली कहती है कि आप मुझे सैरा के पास छोड़ जाइए, लेकिन कैली को कौन बताए कि सैरा तो ऑलरेडी उस आइलैंड पर जा चुकी है। फिर पूरी टीम उस आइलैंड के लिए निकल जाती है, लेकिन जिस बोट पर ये जा रहे होते हैं उस बोट को चलाने वाला आगे जाने से मना कर देता है। वो बताता है कि यहाँ पे अब तक जो भी गया है वो कभी लौट कर नहीं आया। वो बताता है कि इस आइलैंड को मौत की घाटी कहा जाता है। फिर वो वहाँ से अपना सफ़र खुद शुरू करते हैं। आगे से वो अपनी व्हीकल्स में बैठ जाते हैं और हर खतरे से निपटने के लिए गन्स रेडी कर लेते हैं। यहाँ आते ही मैल्गम की सेरा को ढूंढने की कोशिश शुरू हो गई, लेकिन उसकी डिवाइस काम नहीं कर रही थी। फिर उन्हें कुछ डायनासोर्स दिखते हैं और मैल्गम उन सबको चुपचाप खड़े रहने का कहता है ताकि वो डायनासोर्स उन पे ध्यान ना दें। निक जल्दी से डायनासोर्स की पिक्चर्स क्लिक करने लगता है। तभी उन्हें यहाँ पे सेरा भी मिल जाती है। सेरा मैल्गम से कहती है कि आखिर यहाँ तुम मुझे ढूंढते हुए आ ही गए। वो हंसते हुए कहती है कि मैं जानती थी तुम ज़रूर आओगे। सेरा यहाँ बताती है कि मैंने इन डायनासोर्स पे काफ़ी रिसर्च की है। यहाँ कुछ वेगन डायनासोर्स हैं जो कि सिर्फ घास और पत्ते खाते हैं और उन्हें इनमें लाइसिन मिल रही है जैसे कि सोयाबीन, इसलिए ये डायनासोर्स जिंदा हैं। और गोश्तखोर डायनासोर्स इन वेगन डायनासोर्स को खा लेते हैं, इसलिए उन्हें भी लाइसिन मिल रही है और इनकी नस्ल बढ़ती जा रही है। सीरा की बात करते हुए वहाँ से वेगन फैमिली का एक छोटा सा डायनासोर जा रहा था। सेरा पिक्चर क्लिक करने के लिए उस बेबी डायनासोर के बहुत पास चली जाती है, जबकि मैल्गम उसे मना कर रहा होता है। फिर सेरा के कैमरे में कोई प्रॉब्लम हो जाती है और उसमें से आवाज़ आने लगती है और इसी वजह से डायनासोर्स पैनिक हो जाते हैं और सेरा पे अटैक करना शुरू कर देते हैं। सेरा और बाकी टीम वहाँ से तो बच निकलते हैं, लेकिन जब ये अपनी वैन के पास पहुँचते हैं तो इन्हें वहाँ पे जली हुई आग दिखाई देती है। ये हैरान होते हैं कि आखिर यहाँ इसे किसने जलाया, क्योंकि इस आइलैंड पे तो इनके अलावा और कोई इंसान नहीं है। लेकिन ये और कोई नहीं होता बल्कि कैली होती है जो छुपकर इन्हीं के साथ यहाँ पहुँच गई थी। मैल्गम अपनी बेटी को यहाँ देखकर बहुत गुस्सा होता है। वो किसी भी तरह से अपनी बेटी को वापस भेजना चाहता था। इन सब की बात अभी चल ही रही थी कि उन्हें आसमान पे बहुत सारे प्लेन्स नज़र आते हैं और बहुत सी गाड़ियाँ। ये लोग हैरान होते हैं कि आखिर हमारे अलावा यहाँ और कौन सी टीम आ सकती है। फिर इन्हें समझ आई कि ये एंजन कंपनी के लोग हैं जो अपने तौर पे डायनासोर्स की जांच करने के लिए आए हैं। यहाँ पे हमें एक पीटर नाम का आदमी दिखाया जाता है जो डायनासोर्स की कुछ स्पीशीज को पकड़ने के लिए यहाँ आया था। पीटर अपने साथ एक कैप्टन को लाया था जिसका नाम रोलैंड था। रोलैंड ने आज से पहले कई खतरनाक जानवरों को पकड़ा था। वो अपनी टीम के साथ कुछ वेगन डायनासोर्स पे अटैक कर देता है और एक बेबी डायनासोर को घेर लेता है। देखते ही देखते कुछ डायनासोर्स को पकड़ भी लिया जाता है। मैल्गम और सभी लोग देख रहे थे कि आखिर ये लोग इन डायनासोर्स के साथ करना क्या चाहते हैं। रोलैंड फिर टी-रेक्स के पैरों के निशान देखता है। वो इन निशानों के पीछे जाता है और एक बेबी टी-रेक्स तक पहुंचता है जो कि गोश्त खा रहा था। उन्हें अंदाजा हो जाता है कि ये टी-रेक्स फैमिली का घर है। रोलैंड यहाँ एक खतरनाक खेल खेलता है। वो बेबी टी-रेक्स को पकड़ के बांध देता है और खुद दरख्त के ऊपर छिप जाता है। उसका प्लान होता है जब इस टी-रेक्स की मदर उसे बचाने के लिए आएगी तो वो उसे भी पकड़ लेगा। अब मैल्गम को यहाँ जॉन का इन चारों की टीम को भेजने का मकसद समझ में आता है कि जॉन ये चाहता था कि वो लोग किसी भी तरह किसी भी डायनासोर को यहाँ से निकलने ना दें, यानी कोई उन्हें इस आइलैंड से पकड़ कर ना ले जा सके। देखते ही देखते पीटर ने यहाँ अपना पूरा सेटअप लगा लिया और वो बहुत सारे इन्वेस्टर्स से लाइव बात कर रहा था और सभी पकड़े हुए डायनासोर्स को उन्हें दिखा रहा था। वो चाहता था कि सभी इन्वेस्टर्स इंजन कंपनी के साथ फिर से इन्वेस्ट करें और वो सब मिलकर फिर से जुरासिक पार्क जैसा एक पार्क बना लें।
पीटर का कहना था कि इन डायनासोर्स को देखने के लिए किसी को यहाँ आने की ज़रूरत नहीं, बल्कि इन्हीं डायनासोर्स को सैन डियागो ले जाकर वहाँ पार्क्स बनाए जाएं और उनको वहाँ रखा जाए। लेकिन यहाँ निक और सैरा पीछे से जाकर सारे केजेस ओपन कर देते हैं, जिसकी वजह से जितने भी छोटे छोटे डायनासोर्स उन्होंने पकड़े हुए थे वो सब बाहर निकलकर पूरे सेटअप को ख़राब कर देते हैं। इधर रोलैंड उस आदमी के साथ बैठा टी-रेक्स का इंतज़ार कर रहा था कि उसे बहुत सी आवाज़ें सुनाई देती हैं और तभी वो देखता है कि एक जली हुई कार उसके ऊपर गिरने वाली है और वो दोनों वहाँ से छलांग लगा देते हैं। निक और सैरा जैसे ही बेबी टी-रेक्स के पास आते हैं तो वो देखते हैं कि उसकी हालत काफ़ी ख़राब होती है। वो लोग उसे अपनी वैन में ले आते हैं। निक बेबी टी-रेक्स का मुंह बांधता है, लेकिन दर्द में होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा शोर मचाने लगता है। सैरा को पता चलता है कि इस बेबी का एक पाँव फ्रैक्चर है और अगर ये ठीक ना किया गया तो ये बेबी मर भी सकता है। मैल्कम यहाँ पे इन सब की सिक्योरिटी के लिए परेशान था, क्योंकि वो जानता था कि ये सब कितना ख़तरनाक है। फिर वो अपनी बेटी को लेकर एक केज में जाता है और उसे वो बहुत ऊपर करवा देता है, जहाँ उसकी बेटी महफूज रहे और वो खुद भी आसपास नज़र रख सके। ये लोग जब ऊपर होते हैं तो उन्हें टी-रेक्स की आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। मैल्कम परेशान हो जाता है क्योंकि सैरा और निक अभी भी वैन में थे। वो उन्हें कॉल्स करके बताने की कोशिश करता है कि या तो खुद उससे बाहर निकल आए या फिर बेबी को बाहर छोड़ दें, लेकिन कॉल नहीं लगती। अब मैल्कम खुद नीचे जाता है ताकि वो सैरा और निक को वहाँ से निकाल सके। मैल्कम फ़ौरन वैन के अंदर जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस बेबी टी-रेक्स की ना सिर्फ मदर बल्कि दोनों पेरेंट्स वैन के आसपास खड़े थे। सैरा कहती है कि ये अटैक करने के लिए नहीं आए, बल्कि ये सिर्फ अपने बच्चे को लेने के लिए आए हैं। सैरा बेबी को वैन के डोर के पास लेके जाती है। सैरा को लगता था कि टी-रेक्स कभी किसी को बिला वजह नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन उसकी ये थ्योरी बिल्कुल गलत थी। बच्चे को बाहर छोड़ते ही वो वैन पे अटैक कर देते हैं। वो दोनों उनकी वैनिटी वैन को खाई के नीचे धक्का दे देते हैं। सैरा सीधा वैन की विंडो पे गिरती है और विंडो का कांच क्रैक होने लगता है। मैल्कम इसे ज़रा सी भी हरकत करने से मना करता है, लेकिन साथ ही वैन का एक टूल ऊपर से आके कांच पे गिरता है और कांच टूट जाता है। सैरा नीचे गिरने ही वाली होती है कि मैल्कम उसे पकड़ लेता है। अब यहाँ पे एडी भी पहुँच चुका था। वो फ़ौरन रस्सी लेता है और एक दरख्त के साथ बांधकर उनकी तरफ फेंकता है। ये लोग उस रस्सी से ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो रस्सी खुल जाती है और ये वापस से नीचे लटक जाते हैं। बारिश हो रही थी, इसलिए कीचड़ की वजह से वैन के टायर फिसलने लगते हैं और वैन खाई की तरफ ढलकने लगती है। अब एडी इस वैन को रोकने के लिए रस्सी को वैन से बांधकर अपनी कार से बांधता है। वो कार में बैठकर कार स्टार्ट करता है, लेकिन वो दोनों डायनासोर्स अभी कहीं नहीं गए थे। वो वहीं थे और उस पर अटैक कर देते हैं। वो उसकी गाड़ी को तोड़ देते हैं, उसे बाहर निकालते हैं और दोनों बांट के खा लेते हैं। वैनिटी वैन वहीं से गिरकर ब्लास्ट हो जाती है। फिर वहाँ पीटर की पूरी टीम आ जाती है और उन लोगों को बचा लेती है। मैल्कम यहाँ पीटर को ख़तरे से आगाह करने की कोशिश करता है। वो उसे बताता है कि अगर आप डायनासोर्स की जांच करने के लिए आए हैं तो वो करिए और जाइए, क्योंकि अगर आप लोगों ने इन्हें ज़रा सा भी परेशान किया तो ये आप लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। पीटर मैल्कम की बात पे ध्यान नहीं देता। अब यहाँ पे मैल्कम की टीम वापस जाना चाहती है और इसीलिए वो कम्युनिकेशन डिवाइस का पूछते हैं, लेकिन पीटर की कम्युनिकेशन डिवाइस तो कैंप में थी जिसे बेबी डायनासोर्स ने बर्बाद कर दिया था और उनकी कम्युनिकेशन डिवाइस वैन में थी, जो कि अब खाई से नीचे गिर के ब्लास्ट हो चुकी थी। यानी इनका कांटेक्ट अब मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका था। यहाँ पे पीटर जॉन के बारे में बताता है कि उसने इस आइलैंड पर एक ऐसा बंकर बनाया हुआ था जो इमरजेंसी के वक्त कम्युनिकेशन बना सके और यहाँ से निकला जा सके, लेकिन वो बंकर यहाँ से इतना दूर था कि वहाँ पहुँचने में 1 दिन लगता। वो जंगल के बीचों बीच है। यहाँ पे सब लोग रोलैंड की डायरेक्शन में आगे बढ़ने लगते हैं। ये थक कर एक जगह आराम करने के लिए बैठते हैं तो इनका एक टीम मेंबर वॉशरूम जाता है।
इस मेंबर के साथ उसका एक और दोस्त बैठा था, लेकिन उसके कान में हेडफोन्स लगे थे, इसलिए वो उस आदमी की आवाज़ नहीं सुन पाता। वॉशरूम जाने वाला आदमी जब अपना काम कर रहा होता है तो उस पे बहुत सारे छोटे छोटे डायनासोर्स अटैक कर देते हैं। वो उनसे भागने की बहुत कोशिश करता है और चिल्लाता है, लेकिन हेडफोन्स लगे होने की वजह से उसका दोस्त नहीं सुन पाता और वो बेबी डायनासोर्स उसका पीछा नहीं छोड़ते और उसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। रोलैंड यहाँ बाकी टीम को आगे जाने का कहता है और वो खुद उन्हें कहता है कि मैं उसे ढूंढकर तुम लोगों के साथ शामिल हो जाऊंगा, लेकिन उसे पता चल जाता है कि उसका वो आदमी मारा जा चुका है। फिर ये लोग थोड़ा सफ़र करते हैं और रात के वक्त एक जगह कैंप लगाकर आराम करते हैं। ज़्यादातर लोग सो रहे होते हैं तो मैल्कम को महसूस होता है जैसे कोई भारी कदमों वाली चीज़ उनकी तरफ बढ़ रही है। ये और कोई नहीं बल्कि एक टीरेक्स थी। टीरेक्स यहाँ एक कैंप के अंदर दिखने लगती है। इस कैंप में सिरा और कैली थी। सिरा यहाँ पे चीख तो क्या अपनी सांस तक दबा के रखती है और जब कैली एकदम से उठ जाती है तो सिरा उसका भी मुंह दबा लेती है ताकि टीरेक्स को पता ना चल सके। लेकिन तभी टीम में से एक मेंबर जोर जोर से चिल्लाने लगता है और भगदड़ मच जाती है। सब लोग अपनी जान बचाने के लिए जंगल की तरफ भागते हैं। रोलैंड यहाँ पे अपनी गन में बेहोशी का इंजेक्शन डालता है और टीरेक्स पे शूट कर देता है। भागते हुए इन लोगों को एक झरना दिखता है और ये झरने के पार गार में चले जाते हैं, लेकिन टीरेक्स भी इनके पीछे आ जाती है। इनमें से एक आदमी के ऊपर छोटा सा सांप चढ़ जाता है। वो आदमी डर कर इधर उधर होता है। ऐसे ही वो झरने के बिल्कुल पास पहुंच जाता है और टीरेक्स उसे पकड़ लेती है और मार देती है। सिरा, निक, कैली इन सब ने उस आदमी को अपनी आंखों से मरते हुए देखा, इसलिए वो बहुत डर जाते हैं। तभी उनके पास मैल्कम आ जाता है। कुछ लोग दूसरे रास्ते से भागे थे। यहाँ बहुत बड़ी घास थी और इसी घास में छुपे हुए थे बहुत सारे वेलोसिरैप्टर्स जो इन सब लोगों पे अटैक कर देते हैं। इन लोगों में से कोई भी नहीं बचता है। फिर मैल्कम, सिरा, कैली और निक को भी यही रास्ता पार करना होता है, लेकिन मैल्कम को यहाँ इतनी खामोशी के अंदर भी एहसास हो जाता है कि ये जगह वेलोसिरैप्टर से भरी हुई है। वो लोग तेज तेज भागने लगते हैं। फाइनली ये लोग बंकर तक पहुंच चुके थे। निक यहाँ पे सबसे पहले कम्युनिकेशन डिवाइस को ऑन करने की कोशिश करता है। खुशकिस्मती से निक की बात प्रोजेक्ट एरिया मैनेजर से हो जाती है और वो उसे जल्द से जल्द यहाँ मदद भेजने के लिए कहता है। मैल्कम, कैली और सिरा भी बंकर के अंदर आने वाले होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक वेलोसिरैप्टर सीधा सिरा पे अटैक कर देता है। ये तीनों बिखर जाते हैं। मैल्कम एक कमरे में जाता है जिसकी बहुत बड़ी कांच की विंडो होती है। इधर सिरा और कैली एक कमरे में जाते हैं जिसका दरवाज़ा वो बंद कर लेते हैं, लेकिन वेलोसिरैप्टर्स बहुत स्मार्ट होते हैं। वो इस डोर के पास की मिट्टी खोद कर नीचे से अंदर आने का रास्ता बनाने लगते हैं। सिरा और कैली भी तेजी से दूसरी तरफ खुदाई करके बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। वेलोसिरैप्टर के नाखून बहुत बड़े होते हैं, इसलिए वो इनसे पहले खुदाई कर लेता है। ये लोग ऊपर चढ़ जाते हैं। मैल्कम भी अब इसी कमरे में आ जाता है। एक वेलोसिरैप्टर मैल्कम के पीछे पीछे ऊपर आ रहा था और तभी कैली वक्त पर अपनी जिम्नास्टिक स्किल से उसे हिट करती है, जिससे वो सीधा नुकीली लकड़ी में जाके गिरता है। उनके बाहर निकलते ही वहाँ रेस्क्यू टीम आ चुकी थी। मैल्कम और बाकी सब चॉपर में घुस जाते हैं। दूसरी तरफ रोलैंड एक टीरेक्स को बांध के उसके पास बैठा होता है और अब उसे भी लगने लगा था कि पीटर इन जानवरों के साथ गलत कर रहा है। शायद उन्हें इनको नहीं पकड़ना चाहिए। पीटर इस टीरेक्स को पकड़ने के बाद बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पैसे कमाने वाला था, लेकिन रोलैंड यहाँ उसका साथ छोड़ देता है। ये सब लोग सैन डियागो पहुँच जाते हैं और वहाँ पे पता चलता है कि ये सब लोग, जिसमें गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स भी थे, एक शिप का वेट कर रहे होते हैं और इस शिप में और कोई नहीं बल्कि उसी टीरेक्स को लाया जा रहा है। यहाँ पे एक चीज़ एबनॉर्मल होती है। इन लोगों को पता चलता है कि शिप के साथ कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है और शिप भी बगैर रुके बहुत तेज़ी के साथ उनकी तरफ बढ़ रही है।
लेकिन देखते ही देखते शिप उनके सर पे पहुंच जाती है और वो बगैर रुके डॉक में घुस जाती है। यहाँ पे अब पीटर अपनी टीम के साथ शिप के अंदर जाने की कोशिश करता है। अंदर जाकर उन्हें पता चलता है कि शिप पे कोई भी नहीं बचा, उस टीरेक्स ने सबको मार दिया। ये टीरेक्स इतना ज़्यादा गुस्से में इसलिए थी कि उसका बेबी भी लाया गया था और अब उस टीरेक्स ने उसे ढूंढना था। मैल्कम और सिरा को जब ये सब पता चलता है तो वो सीधा पीटर के पास जाते हैं और वो उसे कहते हैं कि अगर तुम इंसानों को बचाना चाहते हो तो बता दो कि तुमने उसके बेबी को कहाँ रखा है। पीटर भी अब काफ़ी ज़्यादा खौफज़दा था, इसलिए वो उन्हें बेबी डायनासोर का बता देता है। वो पता चलते ही मैल्कम और सिरा उस बेबी डायनासोर को लेने के लिए जाते हैं, लेकिन तब तक उस टीरेक्स ने पूरे शहर के अंदर तबाही मचा दी थी। यहाँ मैल्कम और सिरा बेबी टीरेक्स को अपनी कार में बिठाते हैं और वो बड़े वाले टीरेक्स के सामने जाते हैं। वो उसे बेबी की आवाज़ सुनाने की कोशिश करते हैं ताकि वो आवाज़ सुनकर उनकी तरफ आए और उनके पीछे पीछे चले, और ऐसा ही होता है। टीरेक्स उनकी कार के पीछे पीछे भागती है। ये लोग बेबी को लेकर अंदर चले जाते हैं। ये बेबी को रखने वाले होते हैं कि टीरेक्स भी उसको देखकर अंदर आ जाए। यहाँ पीटर को फिर लालच आ जाता है क्योंकि वो अपना सपना टूटता हुआ नहीं देखना चाहता था। इसी वजह से पीटर नीचे चला जाता है और बेबी डायनासोर को फिर से पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक यहाँ बड़ा वाला टीरेक्स आ चुका होता है। पीटर बहुत डर जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन टीरेक्स उसे पकड़ लेता है। बड़ा वाला डायनासोर बेबी डायनासोर के लिए वो शिकार छोड़ देता है। अब पीटर को अपने किए की सज़ा मिलने वाली थी। यहाँ सिरा और मैल्कम इस केज को बंद करने की कोशिश करते हैं। वो टीरेक्स को बेहोश कर देते हैं ताकि वो उसे और उसके बेबी को उनके घर पहुंचा सकें। फिर न्यूज़ आती है कि दोनों टीरेक्स को सेफली उनके घर पहुंचा दिया गया है। आखिरकार जॉन का भी स्टेटमेंट आ जाता है। वो ये बात समझ जाता है कि ये जानवर हमारी पहुंच के बहुत बाहर हैं। इन जानवरों को खुला ही रहने देना चाहिए था, ये कैद में नहीं रह सकते। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।